Hello student, today I am going to solve NIS 316 Geography question paper of December 2021. This question paper consists of 24 questions. Section A has 20 questions and section B has 4 plus 4 questions. Maximum marks is 80 and passing marks is 24. Time duration is 3 hours only. All questions are compulsory. Section A 1. State the importance of ozone gas in the atmosphere. वायुमंडल में ओजोन गैस के महत्व का उल्लेख कीजिए. इट प्रोटेक्ट्स द लिविंग बीइंग बाय एब्जॉर्बिंग द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन. यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर जीवों की रक्षा करता है. 2. व्हाट इज मीन्ड बाय सेक्स रेशियो. नेम द स्टेट विच हैज़ लोएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया. सेक्स रेशियो रिफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल ऑफ एन एरिया. लिंगानुपात से तात्पर्य किसी क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है. हरियाणा. 3. मेंशन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर ग्रेडियंट एंड विंड स्पीड. वायु दाब प्रवणता और पवन की गति के बीच संबंध का उल्लेख कीजिए. द ग्रेटर द डिफरेंस इन एयर प्रेशर बिटवीन द 2 points, the steeper is the pressure gradient and greater is the speed of the wind. The gentler the pressure gradient, slower is the speed of the wind. दो स्थानों के बीच वायु दाब का जितना अधिक अंतर होगा उतनी ही पवन की गति अधिक होगी. इसके विपरीत यदि वायु दाब की प्रवणता मंद होगी तो पवन की गति भी कम होगी. 4. नेम एनी 2 states of northern India whose human development index is greater than the national average. उत्तर भारत के किन्हीं 2 राज्यों के नाम लिखिए जिनका मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय औसत से अधिक है. पंजाब, हरियाणा. 5. हाउ इज एन ऑक्स बो टेक फॉर्म्ड. एक्सप्लेन. गोखुर झील का निर्माण किस प्रकार होता है, स्पष्ट कीजिए. इन द लोअर कोर्स ऑफ द रिवर meanders become much more pronounced. The outer bank or concave bank is so rapidly eroded that the meander become almost a complete circle. A time comes when the river cuts through the narrow neck of the loop. The meander, now cut off from the main stream, takes the form of an oxbow lake. नदी के निचले मार्ग में विसर्प और अधिक बड़े और घुमावदार हो जाते हैं. नदी के बाह्य तट या नतोदर तट का इतनी तेजी से अपरदन होता है कि विसर्प लगभग पूर्णतः बन जाता है. एक समय ऐसा आता है जब नदी की धारा विसर्प की ग्रीवा को काट देती है. इस प्रकार विसर्प नदी की मुख्य धारा से अलग हो जाता है और विसर्प गोखुर झील के रूप में बदल जाता है. 6. डिस्टिंग्विश बिटवीन माउंटेन ब्रिजेज एंड वैली ब्रिजेज. पर्वत समीर और घाटी समीर के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए. ऑन अ वार्म सनी डे द माउंटेन स्लोप्स आर हीटेड मोर देन द वैली फ्लोर. हेंस द प्रेशर इज लो ओवर द स्लोप्स while it is comparatively high in the valleys below. As a result, gentle wind begins to blow from valley towards slopes and it assumes the name of valley breeze. After sunset, the rapid radiations take place on the mountain slopes. Here high pressure develop more rapidly than on the valley floor. Cold, arid, heavy air of mountain slopes start moving down towards the valley floor. This is known as the mountain breeze. दिन के समय पर्वतीय ढाल घाटी की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं. इससे ढालों पर वायु दाब कम और घाटी तल पर वायु दाब अधिक होता है. अतः दिन के समय घाटी तल से वायु मंद गति से पर्वतीय ढालों की ओर चला करती हैं. इसे घाटी समीर कहते हैं. सूर्यास्त के बाद पर्वतीय ढालों पर तेजी से ताप का विकर्ण हो जाता है. अतः पर्वतीय ढालों पर घाटी तल की अपेक्षा शीघ्रता से उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है. अतः पर्वतीय ढालों की ठंडी और भारी वायु नीचे घाटी तल की ओर बहने लगती है. इसे पर्वतीय समीर कहते हैं. 7. हाउ आर हिमालयन रिवर्स डिफरेंट फ्रॉम पेनिसुलर रिवर्स. हिमालयी नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियों से किस प्रकार भिन्न हैं. Himalayan rivers. 1. The rivers which have their origin in the Himalayas are perennial. 2. These rivers are fed by the melting of ice and snow. Peninsular river. 1. In the rivers of South India, the flow of water is highly fluctuating. 2. While the rivers are in spate during the monsoons, they are almost dry during rainless month. हिमालयी नदियाँ. 1. जिन नदियों का उद्गम हिमालय से होता है वे 12 मासी होती हैं. 2. ये नदियाँ बर्फ़ और बर्फ़ के पिघलने से पोषित होती हैं. प्रायद्वीपीय नदी. 1. दक्षिण भारत की नदियों में जल के प्रवाह में अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है. 2. जबकि मानसून के दौरान नदियाँ उफान पर होती हैं, वे वर्षा रहित महीनों के दौरान लगभग सूख जाती हैं. 8. Why have we not been able to achieve the desired results of watershed development project? Explain any 2 reasons.
जल संभर विकास परियोजनाओं से अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में हम समर्थ क्यों नहीं हो रहे हैं? कोई 2 कारण स्पष्ट कीजिए। 1. लेक ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग। 2. इम्परफेक्ट टेक्निक। 1. वैज्ञानिक सोच का अभाव। 2. तकनीकी कमियां। 9. In which area is dry farming practiced in India? Mention need 2 crops grown in such area. भारत के किस क्षेत्र में शुष्क कृषि की जाती है? इसे क्षेत्र में उगाई गई किन्हीं 2 फसलों का उल्लेख कीजिए। Dry farming is practiced in the areas where amount of rainfall is generally less than 80 centimeter. Here the farmers are generally dependent upon rainfall. ज्वार, बाजरा। शुष्क खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वर्षा की मात्रा आमतौर पर 80 सेंटीमीटर से कम होती है। यहां के किसान आमतौर पर वर्षा पर निर्भर रहते हैं। ज्वार, बाजरा। 10. Which are the 4 main branches of systematic geography? Write a main feature of each branch. क्रमबद्ध भूगोल की मुख्य 4 शाखाएं कौन सी हैं? प्रत्येक शाखा की एक प्रमुख विशेषता लिखिए। 1. Physical geography. It deals with systems like atmosphere, the hydrosphere, the lithosphere, and biosphere. 2. Biogeography including environmental geography. It focuses on various kinds of forest, grasslands, distribution of flora and fauna, human-nature relationship, etc. 3. Human geography. It describes culture, population, dynamic of social, economic, and political aspects of space. 4. Geographical method and techniques. It deals with method and techniques for field studies, qualitative, quantitative, and cartographic analysis, and GIS and GPS and remote sensing. 1. भौतिक भूगोल। यह वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल जैसी प्रणालियों से संबंधित है। 2. पर्यावरण भूगोल सहित जीव भूगोल। यह विभिन्न प्रकार के जंगलों, घास के मैदानों, वनस्पतियों और जीवों के वितरण, मानव प्रकृति संबंध आदि पर केंद्रित हैं। 3. मानव भूगोल। यह अंतरिक्ष की संस्कृति, जनसंख्या, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं की गतिशीलता का वर्णन करता है। 4. भौगोलिक तरीके और तकनीक। यह क्षेत्र अध्ययन, गुणात्मक, मात्रात्मक और कार्टोग्राफिक विश्लेषण और GIS और GPS और रिमोट सेंसिंग के तरीकों और तकनीकों से संबंधित है। सी डिस्क्रिप्शन फॉर लिंक ऑफ फरवरी 2021 सॉल्व क्वेश्चन पेपर ऑफ ज्योग्राफी। 11. Explain any 4 regions responsible for the low productivity in the Arctic tundra biome. आर्कटिक टुंड्रा जीवों में कम उत्पादकता के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों की व्याख्या कीजिए। 1. Minimum sunlight and isolation. 2. Absence and scarcity of nutrients such as nitrogen and phosphorus in the soil. 3. Poorly developed soil. 4. Scarcity of moisture in the soil. 1. न्यूनतम धूप और सूर्य ताप। 2. मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की अनुपस्थिति और कमी। 3. खराब विकसित मिट्टी। 4. मिट्टी में नमी की कमी। 12. Study the given map showing ocean currents and answer the questions that follow. 1. The currents of which ocean have been shown in the map. 2. What is the general direction of flow of the currents in the southern hemisphere? 3. Name any 2 cold currents of the northern part of the ocean. 4. Why does the coast of Alaska remain ice free during winter season? दिए गए मानचित्र का अध्ययन कीजिए जिसमें महासागर की धाराओं को दिखाया गया है और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1. मानचित्र में किस महासागर की धाराओं को दिखाया गया है? 2. दक्षिणी गोलार्ध में धाराओं के बहने की सामान्य दिशा क्या है? 3. महासागर के उत्तरी भाग में बहने वाली किन्हीं 2 ठंडी धाराओं के नाम लिखिए। 4. शीत ऋतु में अलास्का तट बर्फ मुक्त क्यों रहता है? 1. पैसिफिक ओशियन। 2. एंटी क्लॉकवाइज। 3. OCO and California currents. 4. Due to warm Alaska current. 1. प्रशांत महासागर। 2. वामाव्रत। 3. OCO और कैलिफोर्निया धाराएं। 4. गर्म अलास्का धारा के कारण। 13. Study the map given below and answer the questions that follow. नीचे दिए गए मानचित्र का अध्ययन कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. When does southwest monsoon strike the Kerala coast? 2. In which areas of India does southwest monsoon arrive last of all? 3. What are the probable dates of onset of southwest monsoon in Delhi? 4. Name any 2 stations which experience southwest monsoon between 5th June and 10th June. 1.
केरल तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून कब पहुंचता है? 2. भारत के किस भाग में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे बाद में पहुंचता है? 3. दिल्ली में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की संभावित तिथियां क्या हैं? 4. किन्हीं दो स्थानों के नाम लिखिए जो दक्षिण पश्चिम मानसून का 5 जून और 10 जून के बीच अनुभव करते हैं। 1. 1 जून। 2. नॉर्थ वेस्ट इंडिया। 3. बिटवीन 15 जून एंड 1 जुलाई। 4. हैदराबाद कोलकाता। 1 जून। 2. उत्तर पश्चिम भारत। 3. 15 जून से 1 जुलाई के बीच। 4. हैदराबाद कोलकाता। 14. Define the term plain. Describe any 5 points of economic significance of plains. मैदान शब्द को परिभाषित कीजिए। मैदानों के आर्थिक महत्व के किन्हीं 5 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। Plain, a low-lying, relatively flat or slightly rolling land surface with very gentle slope and minimum local relief is called a plain. Economic significance of plains. 1. Fertile soil. The plain have deep and fertile soil due to the flat surface irrigation are easily developed. Both these factors have made the plain agriculturally important that they are often called food basket of the world. 2. Growth of industries. The rich agriculture resources help in the growth of agro-based industries. This has given employment to millions of people. Since the plains are thickly populated, plenty of labor is available for the intensive cultivation and industries. 3. Expansion of means of transport. Since the plain have an even surface, it favors the building of roads, airports, and laying down of railway lines. 4. Centers of civilization. The plain have been the center of many modern and ancient civilizations. The major river valley civilization of the world have flourished in the plain only. 5. Setting up of cities and towns. Easy means of transport on land. The growth of agriculture and industries in plain have resulted in the setting up and expansion of cities and towns. The most developed trade centers and ports of the world are found in the plain only. 80% of the world population live in the plains. मैदान बहुत ही कोमल ढलान और अपेक्षाकृत सपाट या थोड़ा लुढ़कने वाली भूमि की सतह को मैदान कहा जाता है। मैदानों का आर्थिक महत्व। 1. उपजाऊ मिट्टी। मैदानों में गहरी और उपजाऊ मिट्टी होती है। समतल सतह के कारण सिंचाई आसानी से विकसित हो जाती है। इन दोनों कारकों ने मैदानी इलाकों को कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण बना दिया है कि उन्हें अक्सर दुनिया की खाद्य टोकरी कहा जाता है। 2. उद्योगों का विकास। समृद्ध कृषि संसाधनों ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास में मदद की। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिला है। चूंकि मैदानी इलाके घनी आबादी वाले हैं, इसलिए सघन खेती और उद्योगों के लिए भरपूर श्रम उपलब्ध है। 3. परिवहन के साधनों का विस्तार। चूंकि मैदानों की सतह समतल होती है, इसलिए सड़कों, हवाई अड्डों के निर्माण और रेलवे लाइन का जाल है। 4. सभ्यता के केंद्र। मैदान कई आधुनिक और प्राचीन सभ्यताओं के केंद्र रहते हैं। विश्व की प्रमुख नदी घाटी सभ्यता मैदानी इलाकों में ही पनपी है। 5. शहरों और कस्बों की स्थापना। भूमि पर परिवहन के आसान साधन। मैदानी इलाकों में कृषि और उद्योगों के विकास के परिणाम स्वरूप शहरों और कस्बों की स्थापना और विस्तार हुआ है। विश्व के सर्वाधिक विकसित व्यापार केंद्र और बंदरगाह मैदानी इलाकों में ही पाए जाते हैं। दुनिया की 80% आबादी मैदानी इलाकों में रहती है। 15. What is meant by the term evaporation? Explain 5 factors affecting the rate of evaporation. वाष्पीकरण शब्द से क्या अभिप्राय है? वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले 5 कारकों की व्याख्या कीजिए। Evaporation is the process of which water changes from its liquid state to gaseous form. The rate of evaporation is affected by following factors. 1. Accessibility of water bodies. The rate of evaporation is higher over the ocean than on the continents. 2. Temperature. When the temperature of an air is high, it is capable of holding more moisture in its body than at a low temperature. The rate of evaporation is more in summers than in winters. 3. Air moisture. If the relative humidity of a sample of air is high, it holds less moisture. If it is less, take more moisture. Hence, the rate of evaporation will be high. Dryness of the air also increases the rate of evaporation. 4. Wind. If there is no wind, the air which overlies a water surface will get saturated through evaporation. If there is a wind, it will blow the saturated air away from the evaporating surface and replace it with air of lower humidity. This allows evaporation to continue as long as the wind keep blowing saturated air away and bring drier air. 4. Cloud cover. The cloud cover prevents solar radiations and thus influences the air temperatures at a place. This way it indirectly controls the process of evaporation. वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पानी अपनी तरल अवस्था से गैसीय रूप में बदल जाता है।
वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होती है। 1. जल निकायों की पहुँच। वाष्पीकरण की दर महाद्वीपों की तुलना में महासागरों पर अधिक होती है। 2. तापमान। जब किसी वायु का तापमान अधिक होता है तो वह अपने शरीर में कम तापमान की तुलना में अधिक नमी धारण करने में सक्षम होती है। वाष्पीकरण की दर सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होती है। 3. वायु की नमी। यदि वायु के नमूने की सापेक्षिक आर्द्रता अधिक हो तो वह कम नमी धारण करने में सक्षम होती है। दूसरी ओर यदि आपेक्षिक आर्द्रता कम है तो वह अधिक नमी ले सकती है, इसलिए वाष्पीकरण की दर अधिक होगी। वायु के शुष्क होने से वाष्पन की दर भी बढ़ जाती है। 4. हवा। यदि हवा नहीं है तो हवा जो पानी की सतह के ऊपर है वाष्पीकरण के माध्यम से संतृप्त हो जाएगी। अगर हवा है तो वह उस संतृप्त हवा को वाष्पित सतह से दूर उड़ा देगी और उसे कम आर्द्रता वाली हवा से बदल देगी। यह वाष्पीकरण को तब तक जारी रखने की अनुमति देता है जब तक हवा संतृप्त हवा को दूर उड़ाती रहती है और शुष्क हवा लाती है। 5. मेघ आवरण। मेघ आवरण सौर विकिरण को रोकता है और इस प्रकार एक स्थान पर वायु के तापमान को प्रभावित करता है। इस प्रकार यह अप्रत्यक्ष रूप से वाष्पीकरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। 16. डिस्क्राइब एनी 6 मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन। जल संरक्षण के लिए किन्हीं 6 उपायों का वर्णन कीजिए। 1. Dams and reservoirs should be constructed on rivers so that water does not go waste into the seas and oceans. 2. The waters of rivers should be saved from pollution. 3. Serious efforts should be made to control floods. 4. Water should be used properly. 5. Mass awakening about water conservation. 6. Solicit active participation of the people engaged in water conservation and management. जल के संरक्षण के लिए निम्न उपाय अपनाए जा सकते हैं। 1. नदियों का जल व्यर्थ में बहकर सागरों में न जाए, इसके लिए नदियों पर बांधों और जलाशयों का निर्माण करना चाहिए। 2. नदियों के जल को नगरों की गंदगी से हर कीमत पर बचाना चाहिए। 3. बाढ़ों की रोकथाम के लिए गंभीरता से हर संभव प्रयास करने चाहिए। 4. जल का सदुपयोग करना चाहिए। 5. जल संरक्षण के प्रति जन जागरण पैदा करना चाहिए। 6. जल संरक्षण और उसके कुशल प्रबंधन से संबंधित सभी क्रियाकलापों में लोगों को शामिल कर उनसे सक्रिय सहयोग लेना चाहिए। 17. Explain any 6 factors which are responsible for the localization of cotton textile industry in अहमदाबाद मुंबई पुणे रीजन। अहमदाबाद मुंबई पुणे क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 6 कारकों को स्पष्ट कीजिए। 1. Availability of raw material. A large amount of cotton is grown in this belt. 2. Availability of capital. Mumbai, Ahmedabad and Pune are the places where capital for investment is easily available. 3. Means of transport. This region is well connected with the rest of India by roads and railways. It therefore facilitates transportation of finished products. 4. Accessibility of the market. Maharashtra and Gujarat has a large market to sell textile products here. Developed mean of transportation help in movement of textile products to other market centers as well as the foreign market. Nowadays, the market has become a dominant factor in determining the location of cotton textile industries. 5. Nearness to ports. Mumbai port facilitates the import of machineries and good quality of cotton from abroad and export of the finished products. 6. Cheap labor. Cheap and skilled labor is easily available from the surrounding areas. 7. Availability of power. Cheap and sufficient power is easily available here. 1. कच्चे माल की उपलब्धता। इस क्षेत्र में कपास का उत्पादन काफ़ी मात्रा में किया जाता है। 2. पूंजी की उपलब्धता। पूंजी निवेश के लिए मुंबई, पुणे, अहमदाबाद ऐसे स्थान हैं जहां आसानी से उद्योगों में पूंजी लगाने की सुविधा उपलब्ध है। 3. परिवहन का साधन। यह क्षेत्र देश के अन्य भागों से सड़क और रेल मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, अतः उत्पादित वस्तुओं का परिवहन आसान है। 4. बाजार की निकटता। वस्त्र उत्पादों को बेचने के लिए महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध है। विकसित परिवहन के साधनों द्वारा वस्त्र उत्पादों को देश के अन्य बाजारों एवं विदेशी बाजारों तक भेजने में आसानी रहती है। आजकल सूती वस्त्र उद्योग के संकेंद्रण के लिए बाजार एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है। 5. पतनों की निकटता। मुंबई पतन द्वारा विदेशों से मशीनरी तथा अच्छी किस्म की कपास को आयात करने और तैयार माल को निर्यात करने में आसानी रहती है। 6. सस्ते श्रमिक। सस्ते एवं कुशल श्रमिक आसपास के क्षेत्रों से आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। 7. ऊर्जा की उपलब्धता।
यहाँ सस्ती एवं पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा आसानी से उपलब्ध हो जाती है। 18. What is meant by compact settlement? Explain 5 major patterns of compact rural settlements. सघन अधिवास से क्या अभिप्राय है? सघन ग्रामीण अधिवासों के 5 प्रमुख प्रतिरूपों की व्याख्या कीजिए। Compact settlements have closely built up area. Therefore, in such settlements, all the dwellings are concentrated in one control sites. Pattern of compact rural settlements. 1. Linear pattern. It is commonly found along main roads, railways, streams, etc. It may have a single row of houses arranged along the main artery. 2. Rectangular pattern. It develops around the rectangular shape of agriculture fields, systems of land measurement based on square units, village paths and cart tracks also conform to the rectangular field partners and run through the village in north, south and east-west directions. Accessibility to farms and fields and connectivity to other settlements lead to rectangular shape of settlements. Example, coastal Maharashtra and Andhra Pradesh etc. 3. Square pattern. Such a pattern is associated with villages lying at the crossing of cart tracks or roads and also related to features restricting the extension of the village outside a square space. These features may include an old boundary wall, thick orchards, a road or a pond. 4. Circular pattern. In the Upper Doab and Trans-Yamuna district, Malwa region, Punjab and Gujarat, large villages are characterized by a very high degree of compactness. The outer wall of dwellings adjoin each other and present a continuous front so that when viewed from outside the villages look like a walled and fortified enclosures pierced by a few openings. The round form was a natural outcome of maximum aggregation for the purpose of defense during the past. 5. Radial pattern. In this type, a number of streets converge on one center which may be a source of water, a temple or mosque, a center of commercial activities or simply an open space. Thus, the streets seem to be radiating from a common centers. Examples are settlements near Guru Shikhar, Mount Abu, विंध्याचल। सघन बस्तियों में निकट निर्मित क्षेत्र होता है, इसलिए ऐसी बस्तियों में सभी आवास एक नियंत्रण स्थलों में केंद्रित होते हैं। सघन ग्रामीण बस्तियों के पैटर्न। 1. रेखीय प्रतिरूप। इस प्रकार के अधिवास बहुधा मुख्य मार्गों, रेल मार्गों, नदियों इत्यादि के किनारे बन जाते हैं। इसमें मुख्य रेखा के सहारे एक श्रृंखला में श्रेणीबद्ध मकान हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे ग्रामीण अधिवास सागर तट, नदी घाटियों या पर्वत श्रृंखलाओं के सहारे पाए जाते हैं। 2. आयताकार प्रतिरूप। यह एक बहुत ही सामान्य प्रकार है जो कृषि जोतों के चारों ओर विकसित होता है। वर्गाकार खंडों पर आधारित भूमि बंदोबस्त पर यह आधारित होता है। इसमें सड़कें आयताकार होती हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। गांव के अंदर की सड़कें भी आयताकार क्षेत्र के अनुरूप उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशाओं में आती जाती हैं। महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश के तटवर्तीय क्षेत्रों में तथा अरावली पहाड़ियों में ऐसे अधिवासों के उदाहरण मिलते हैं। 3. वर्गाकार प्रतिरूप। यह आयताकार प्रतिरूप का ही एक भिन्न प्रकार है। ऐसे अधिवास मुख्यतः पगडंडियों या सड़कों के मिलन स्थल से संबंध होते हैं। ऐसे अधिवासों का संबंध कभी कभी गांवों का विस्तार उपलब्ध चौकोर वर्गाकार क्षेत्र में ही करने की बाध्यता से भी होता है। 4. वृत्ताकार प्रतिरूप। यमुना के ऊपरी दोआब क्षेत्र तथा यमुना पार के जिलों में मालवा क्षेत्र, पंजाब, गुजरात राज्यों के अंतर्गत बड़े ग्रामों में सघन आबादी के कारण आवासीय इकाइयाँ बहुत अधिक सट कर बनी रहती हैं। मकानों की बाहरी दीवारें आपस में सटी होने से यह एक श्रृंखलाबद्ध सघन इकाई जैसा लगता है। इस प्रकार का वृत्ताकार स्वरूप भूतकाल में सुरक्षा की दृष्टि से मकानों के अधिकतम संकेंद्रण का परिणाम है। 5. अरीय त्रिज्या प्रतिरूप। इस प्रकार के प्रतिरूप में कई सड़कें या गलियां किसी केंद्रीय स्थान जैसे जल का स्रोत, मंदिर, मस्जिद, व्यावसायिक गतिविधि के केंद्र या केवल खुली जगह की ओर अभिमुख होती हैं। इसलिए गलियां एक समान केंद्र से विकृत लगती हैं। इस प्रकार के अधिवासों के उदाहरण हैं गुरु शिखर, माउंट आबू, विंध्याचल। 19. The following 4 geographical features are marked by A, B, C and D on the given political outline map of the world. Identify these features with the help of the following information and write their correct name in your answer book. A. Mountain range. Answer: Atlas Mountain Range. B. Lava Plateau, Kimberley Lava Plateau. C. Desert, Kalahari Desert. D. Grasslands, Pampas Grasslands.
दिए गए संसार के राजनीतिक रेखा मानचित्र में 4 भौगोलिक लक्षणों को ए, बी, सी और डी से दिखाया गया है। इन लक्षणों को नीचे दी गई जानकारी के सहायता से पहचानिए और उनके सही नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ए, पर्वत श्रेणी, एटलस पर्वत श्रृंखला। बी, लावा पठार, किब्रले लावा पठार। सी, मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। डी, घास भूमियाँ, पंपास घास के मैदान। 20. The following 4 geographical features are marked by A, B, C and D on the given political outline map of India. Identify these features with the help of the following information and with their correct name in your answer book. A, mountain range. B, river. C, soil type. D, coal fields. दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में 4 भौगोलिक लक्षणों को ए, बी, सी और डी द्वारा दिखाया गया है। इन लक्षणों को नीचे दी गई जानकारी की सहायता से पहचानिए और उनके सही नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। एक, पर्वत श्रेणी। बी, नदी। सी, मृदा का प्रकार। डी, कोयला क्षेत्र। ए, लद्दाख रेंज। बी, गोदावरी रिवर, गोदावरी नदी। सी, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। डी, तालचर कोल फील्ड्स, तालचर कोयला क्षेत्र। फरवरी 2021 के सॉल्व पेपर के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सेक्शन बी, ऑप्शन 1, 21। स्टेट मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राथमिक आंकड़ों और द्वितीयक आंकड़ों के बीच मुख्य अंतर का उल्लेख कीजिए। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। 1. When data is collected by field survey is called primary data, whereas utilization of existing record is called secondary data. 2. The data collected by a person directly is known as primary data, while data collected from offices is known as secondary data. प्राथमिक डेटा और द्वितीयक डेटा के बीच अंतर। 1. जब क्षेत्र सर्वेक्षण द्वारा आंकड़ा एकत्र किया जाता है तो उसे प्राथमिक आंकड़ा कहा जाता है, जबकि मौजूदा अभिलेखों के उपयोग को द्वितीयक आंकड़ा कहा जाता है। 2. किसी व्यक्ति द्वारा सीधे एकत्र किए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ा के रूप में जाना जाता है, जबकि कार्यालयों से एकत्र किए गए आंकड़ा को द्वितीयक आंकड़ा के रूप में जाना जाता है। 22. हाउ आर लोकल रिसोर्सेज इसेंशियल फॉर लोकल एरिया प्लानिंग? एक्सप्लेन। स्थानीय क्षेत्र नियोजन के लिए स्थानीय संसाधन किस प्रकार आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। 1. लोकल रिसोर्सेज आर इसेंशियल फॉर प्लानिंग ऑफ एन एरिया। 2. Both natural resources and human resources of an area are required for the development of an area. 3. We should first make an inventory of locally available resources. 4. Finding and utilization of water resources are equally important for planning. 1. किसी क्षेत्र की योजना के लिए स्थानीय संसाधन आवश्यक हैं। 2. किसी क्षेत्र के विकास के लिए किसी क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन दोनों की आवश्यकता होती है। 3. हमें पहले स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों की एक सूची बनानी चाहिए। 4. योजना के लिए जल संसाधनों की खोज और उपयोग समान रूप से महत्वपूर्ण है। 23. डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लार्ज स्केल मैप एंड अ स्मॉल स्केल मैप विथ एग्जाम्पल ऑफ ईच। बड़े पैमाने के मानचित्र और छोटे पैमाने के मानचित्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल्स मैप्स आर यूज्ड टू represent the plan of a building, agricultural fields of village locality, topographical sheets etc. Large scale maps depict many information of a small area in detail. Small scale map. Small scale maps are used to show large area with a few details. For example, world maps, wall maps, atlas map etc. are drawn on small scales. बड़े पैमाने के मानचित्र। बड़े पैमाने के मानचित्रों का उपयोग किसी भवन की योजना, ग्रामीण इलाके के कृषि क्षेत्र, स्थलाकृतिक सीट आदि का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। बड़े पैमाने के नक्शे एक छोटे से क्षेत्र की कई सूचनाओं को विस्तार से दर्शाते हैं। छोटे पैमाने के मानचित्र। छोटे पैमाने के मानचित्रों का उपयोग कुछ विवरणों के साथ बड़े क्षेत्रों को दिखाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए दुनिया के नक्शे, दीवार के नक्शे, एटलस के नक्शे आदि छोटे पैमाने पर बनाए जाते हैं। 24. Explain any 4 priorities of planning for the improvement of slum area in India. भारत में मलिन बस्तियों के सुधार के लिए नियोजन की कोई 4 प्राथमिकताएं स्पष्ट कीजिए। Priority of planning for the improvement of slum area in India. 1. Provision for basic social amenities.
The provision of safe drinking water, sanitation, toilet, ventilation, school dispensary, post office, road transport and communication, shopping outlet, community center, etc. need to be provided to each locality irrespective of its status. 2. Provision for economic pursuits. Micro-scale businesses and cottage industries could easily be planned to create self-employment. Small businesses such as evening bazaar, weekly market, fruit and vegetable outlets could be planned for the local people. Cottage industries such as sculpturing, embroidery works, statue making, stone works, wood works, iron and repair works, etc. if planned can be meaningful in job and income generation to the slum areas. 3. Other welfare works. Since most of people living in slums are deprived of assets, means of recreation and entertainment, community centers should be planned to provide means of entertainment and a place for social gatherings. 4. Environmental quality control. Slum areas reflect poor sanitation conditions. Slums develop near garbage disposal sites, refuse area and along drains. Plantation can promote shade reduction in pollution level and the creation of green environment along sites of waste disposal, roads and drains. Most of the slum localities have problem of space. As such, plantation of dwarf and flowering tree is most appropriate. 1. मूलभूत सामाजिक सुख साधनों की व्यवस्था. सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, शौचालय, संवातन, स्कूल, दवाखाना, डाकघर, सड़क, परिवहन और संचार के माध्यम, बाजार केंद्र, सामुदायिक केंद्र इत्यादि प्रत्येक स्थानीय बस्ती को बिना उसकी हैसियत पर ध्यान दिए प्रदान करना चाहिए. यह मानव कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है. सुलभ इंटरनेशनल की सेवाएं सर्वाधिक मितव्ययी और स्वच्छ प्रमाणित हुई हैं. यह संपूर्ण समुदाय के लिए सृजित करने की आवश्यकता है क्योंकि लोग गरीब हैं और पारिवारिक स्तर पर इनमें से बहुत से सुविधाओं का खर्च नहीं दे सकते. 2. आर्थिक धंधों के लिए व्यवस्था. लघु पैमाने के व्यापार और कुटीर उद्योग स्वरोजगार सृजित करने और आय बढ़ाने के लिए आसानी से नियोजित किए जा सकते हैं. छोटे व्यवसाय जैसे कि सायंकालीन चाट बाजार, साप्ताहिक बाजार, फल और सब्जी की दुकानें इत्यादि की स्थानीय लोगों के लिए योजना बनाई जा सकती है. व्यापार के अलावा कुटीर उद्योग जैसे कि मूर्तियाँ बनाना, कढ़ाई के काम, प्रतिमा या बूत बनाना, पत्थर का काम, लकड़ी का काम, लोहा और मरम्मत कार्य इत्यादि की यदि योजना बनाई जाए तो मलिन बस्ती क्षेत्रों के लिए वो रोजगार और आय सृजन में अर्थपूर्ण हो सकते हैं. 3. अन्य कल्याण कार्य. क्योंकि मलिन बस्ती में रहने वाले अधिकांश लोग परिसंपत्तियों, मन बहलाव और मनोरंजन के साधनों से वंचित हैं. सामाजिक समूहन के लिए स्थान और मनोरंजन के साधन प्रदान करने के लिए सामुदायिक केंद्रों की योजना बनाई जानी चाहिए. 4. पर्यावरणीय गुणवत्ता नियंत्रण. मलिन बस्ती क्षेत्र अस्वच्छता की अवस्थाएं प्रतिबिंब करते हैं. मलिन बस्तियां कचरा फेंकने का स्थलों, कूड़ा करकट के स्थानों के समीप और नालियों के साथ में बन जाते हैं. बागान छाया बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं. प्रदूषण स्तर में गिरावट और रद्दी फेंकने के स्थलों, सड़क और नालियों के बगल में हरित वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं. अधिकांश मलिन बस्तियों में जगह की समस्या होती है. ऐसे में बौने और फूल वाले वृक्ष के बागान सर्वाधिक उपयुक्त हैं. ऑप्शन 2. 21. State any 2 characteristics of the Royal Trent Palace on Wheels. शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए. Characteristics of Royal Trent Palace on Wheels. 1. This train provides on all exclusive package tour of 7 days covering important tourist places of Rajasthan, Agra and Delhi. 2. Its luxury coaches have all comforts and hospitality services once enjoyed by Maharajas of native states of the region in their palaces. रॉयल ट्रेन पैलेस ऑन व्हील की विशेषताएं. 1. यह ट्रेन राजस्थान, आगरा और दिल्ली के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को कवर करते हुए 7 दिनों के सभी समावेशी टूर पैकेज प्रदान करती है. 2. इसके लग्जरी डिब्बों में सभी आराम और अतिथि सेवाएं हैं जो कभी अपने महलों में क्षेत्र के मूल राजाओं के महाराजाओं द्वारा प्राप्त की जाती थी. 22. डिस्टिंग्विश बिटवीन हैंग ग्लाइडिंग एंड पैराग्लाइडिंग. हैंग ग्लाइडिंग और पैराग्लाइडिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए. हैंग ग्लाइडिंग एंड पैराग्लाइडिंग. 1. In paragliding, the aerofoil wings are 10 times lighter than the wings used in hang gliding. 2. Paragliding is popular among adventure-loving tourists. Hang gliding is now confined to competitive events. हैंग ग्लाइडिंग और पैराग्लाइडिंग. 1. पैराग्लाइडिंग में एरोफिल पंख हैंग ग्लाइडिंग में इस्तेमाल होने वाले पंखों की तुलना में 10 गुना हल्के होते हैं. 2.
पैराग्लाइडिंग साहसिक पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। हैंग ग्लाइडिंग अब प्रतिस्पर्धी आयोजनों तक ही सीमित हैं। 23. हाउ डज टूरिंग हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड एरिया? एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स। पर्यटन अल्प विकसित क्षेत्रों के विकास में कैसे मदद करता है? कोई 4 बिंदु स्पष्ट कीजिए। 1. The stay of tourists in their areas is a direct sources of income of the local people. 2. Tourism create new sources of income and jobs. 3. In underdeveloped areas, quality of life of the people is raised. 4. Provide side job for elderly person and women. 1. पर्यटकों का अपने क्षेत्रों में रुकना स्थानीय लोगों की आय का प्रत्यक्ष स्रोत है। 2. पर्यटन आय और नौकरियों के नए स्रोत पैदा करता है। 3. अविकसित क्षेत्रों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। 4. वृद्ध व्यक्तियों और महिलाओं के लिए अतिरिक्त आय प्रदान करना। 24. एक्सप्लेन एनी 4 फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय मोटल्स टू द टूरिस्ट। मोटलों द्वारा पर्यटकों को प्रदान की जाने वाली किन्हीं 4 सुविधाओं को स्पष्ट कीजिए। फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय मोटल्स। 1. Motel is a kind of hotel meant to serve especially the motor car tourists. 2. Motels are located on the peripheries of cities and along busy highways. 3. These provide ready-made fast food to the travelers. 4. Motel are less expensive in proportion to the facilities they provide. मोटल द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं। 1. मोटल एक प्रकार का होटल है जो विशेष रूप से मोटर कार पर्यटकों की सेवा के लिए है। 2. मोटल शहरों की परिधि पर स्थित है और व्यस्त राजमार्गों के साथ। 3. ये यात्रियों को रेडीमेड फास्ट फूड उपलब्ध कराते हैं। 4. मोटल उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के अनुपात में कम महंगे हैं। सी डिस्क्रिप्शन फॉर लिंक ऑफ February 2021 सॉल्व क्वेश्चन पेपर ऑफ ज्योग्राफी।